हेलो स्टूडेंट्स, मेरे कॉमर्स गुरु चैनल में आप सभी का स्वागत है। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और आप कॉमर्स से रिलेटेड जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन के बगल में घंटे वाले आइकॉन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि आपको तुरंत नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 8 मई 2022 को 11वीं क्लास की 11वीं क्लास फर्स्ट टर्म की परीक्षा आयोजित है। तो आप प्रिपरेशन आइए मेरे साथ करिए, मेरे कॉमर्स गुरु चैनल के साथ। तो यहाँ पर मैं आपके लिए फर्स्ट टर्म का प्रथम सावधिक परीक्षा का 40 क्वेश्चन का एक मॉडल सेट का सॉल्व आंसर मैं लेकर के आया हूँ। तो चलिए आज हम लोग चलते हैं, देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वित्तीय परिणाम जानने के लिए सभी व्यावसायिक लेन देन को रिकॉर्ड करने, वर्गीकृत करने और सारांशित करने की प्रक्रिया कहलाती है। द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन इन ऑर्डर टू नो द फाइनेंशियल रिजल्ट इज कॉल्ड। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, लेखांकन यानी अकाउंटिंग। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, लाभ कमाने के लिए व्यवसाय में मालिक द्वारा निवेश की गई नकदी, माल या संपत्ति को कहा जाता है। कैश, गुड्स और एसेट्स इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर इन द बिजनेस फॉर अर्निंग प्रॉफिट्स इज कॉल्ड। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, पूंजी यानी कैपिटल। व्यवसायी द्वारा जो पूंजी, जो संपत्ति या माल लगाया जाता है उसे हम पूंजी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री, भारतीय इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट की स्थापना की गई थी। द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया वाज सेट अप इन। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया की स्थापना जो है सन 1949 ईस्वी में संसद के एक विशेष अधिनियम के द्वारा किया गया था। तो इस प्रश्न का जो है कि सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1949। अगला प्रश्न है, व्यापार छूट केवल क्रेडिट लेन देन पर दी जाती है। ट्रेड डिस्काउंट इज गिवन ऑन क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स ओनली। तो व्यापार जो छूट होता है, व्यापारिक छूट होता है, वो नकद छूट तथा नकद लेन देन और उधार लेन देन दोनों पर दिया जाता है। और यहाँ प्रश्न में कह रहा है कि जो व्यापार छूट केवल क्रेडिट यानी केवल उधार लेन देन पर दिया जाता है। तो ये जो वाक्य है यह क्या है, गलत है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी, गलत या फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 5, आमतौर पर एक लेखा अवधि से शुरू होती है। जनरली एन अकाउंटिंग पीरियड स्टार्ट्स फ्रॉम। अब देखिए यहाँ पे 4 विकल्प है, जिसमें सही जो विकल्प होगा ऑप्शन डी है, साल की पहली मार्च। यहाँ जो पहली मार्च लिखा हुआ है ये थोड़ा सा मिस प्रिंट है, यहाँ पे होना चाहिए साल की पहली अप्रैल। यानी देखिए जो इंग्लिश में लिखा हुआ है वो सही है, 1 अप्रैल ऑफ द ईयर। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो ऑप्शन डी होगा, साल की पहली अप्रैल। यहाँ मार्च जो है गलत छप गया है, इसके जगह अप्रैल होना चाहिए। छठवां प्रश्न है, अचल संपत्तियों में शामिल है फिक्स एसेट्स इंक्लूड। तो जैसा कि मैं यहाँ बता दूं कि अंतिम रहतिया यानी अग्रिम रहतिया, अग्रिम भुगतान और नकद ये सभी चालू संपत्तियां हैं। और यहाँ प्रश्न पूछ रहा है कि अचल संपत्ति, तो चालू संपत्तियों में भूमि नहीं आता, यह जो है अचल संपत्ति में आता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, भूमि, जो कि यह अचल संपत्ति या स्थायी संपत्ति है। संपत्तियों से ही रिलेटेड अगला प्रश्न है, चालू संपत्ति में शामिल है। यहाँ इस प्रश्न में पूछ रहा है चालू संपत्ति है और यहाँ 4 ऑप्शन है जैसा कि देख रहे हैं। पहला ऑप्शन ख्याति, प्लांट, फर्नीचर, ये सभी स्थायी संपत्तियां हैं। और जो लास्ट वाला ऑप्शन है बैंक में नकदी, यह जो है चालू संपत्ति है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन डी होगा, बैंक में नकदी, कैश एट बैंक। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा व्यय नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सपेंसेस। तो देखिए इसमें जो व्यय है वो मजदूरी खाता व्यय है, किराया खाता व्यय है और फर्नीचर मरम्मत खाता यह व्यय है। तो जो व्यय नहीं है वो फर्नीचर खाता है, यह व्यय नहीं है, यह एक संपत्ति है। तो जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, फर्नीचर खाता जो है व्यय नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9, व्यवसायियों द्वारा अपने निजी उपयोग के लिए आहरित राशि है। द अमाउंट ड्रॉन बाई बिजनेसमैन फॉर हिज पर्सनल यूज इज कैश, सैलरी, ड्राइंग, लोन। तो जो व्यक्तिगत प्रयोग के लिए व्यवसायी बिजनेस से निकालता है उसे हम लोग जानते हैं आहरण के नाम से या ड्राइंग के नाम से। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ड्राइंग।
अगला प्रश्न है, यह अवधारणा कि निकट भविष्य में एक व्यावसायिक उद्यम को बेचा या परिसमाप्त नहीं किया जाएगा के रूप में जाना जाता है। द कॉन्सेप्ट दैट अ बिजनेसमैन a business enterprise will not be sold or liquidated in the near future is known as। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो अवधारणा होगी ऑप्शन बी, चालू व्यवसाय की अवधारणा, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। 11वां प्रश्न है, व्यावसायिक इकाई अवधारणा में कहा गया है कि बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट स्टेट्स दैट। तो जो व्यावसायिक इकाई अवधारणा में कहा गया है वो आपका ऑप्शन फर्स्ट है, व्यवसाय को उसके मालिकों से अलग माना जाता है। यानी आपका हो जाएगा बिजनेस इज कंसिडरेड टू बी सेपरेट फ्रॉम इज ओनर्स। 12वां प्रश्न है, धन मापन अवधारणा है, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट इज। तो इसका जो है कि सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, केवल सभी वित्तीय लेन देन के लिए लागू, एप्लीकेबल टू ऑल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ओनली। कराधान के लिए प्रावधान के अनुसार किया जाता है, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन इज मेड अकॉर्डिंग टू। तो इस प्रश्न का जो है कि सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका रूढ़िवादी की अवधारणा, कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट। प्रश्न संख्या 14, यदि देनदारियों और संपत्ति की राशि क्रमशः 90,000 रुपये और 1.5 लाख रुपये है, पूंजी की राशि होगी। तो पूंजी की राशि यहाँ निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, हमारा जो दोहरा लेखा प्रणाली वाला जो लेखांकन समीकरण है उसको अपनाना होगा। और वहाँ पे क्या लिखा होता है, संपत्ति बराबर क्या होता है, बराबर कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज़। ठीक है, यानी एसेट्स होता है कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज़। तो यहाँ पे हमको दो चीज़ दिया हुआ है, एसेट्स हमको दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है, लाइबिलिटीज़ दिया हुआ। पूछ रहा है पूंजी की राशि। तो पूंजी अगर हमको कैपिटल निकालना होगा तो हम क्या कर देंगे, एसेट्स में से लाइबिलिटी को माइनस कर देंगे। तो जो आंसर आएगा वो हो जाएगा आपका, क्या आ जाएगा आंसर, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हो जाएगा 60,000 रुपीज़। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, पुस्तपालन का उद्देश्य है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग इज। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ए एवं बी दोनों। तो यानी इसमें जो उत्तर होगा आपका, सौदों का पूर्ण अभिलेखन और व्यवसाय पर वित्तीय प्रभाव का निर्धारण, इस दोनों को लिया जाएगा। तो इससे उत्तर आपका उत्तर डी वाला जो है कि सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16, लेखांकन में लेखा होता है, इन अकाउंट्स रिकॉर्डिंग इज मेड ऑफ। तो इसका जो है कि सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल वित्तीय लेन देनों का, ओनली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। 17वां प्रश्न, क्रय खाते की शेष राशि को हस्तांतरित किया जाता है, द बैलेंस ऑफ परचेज अकाउंट्स इज ट्रांसफर टू। तो हम लोग जानते ही हैं कि क्रय खाते का जो शेष होता है उसको हम लोग व्यापार खाते में हस्तांतरित करते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा व्यापारिक खाता यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 18, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह बहुत सारे प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछा गया है, संयंत्र की नकद खरीद, परचेज ऑफ प्लांट फॉर कैश। तो ऑप्शन ए है यहाँ पे कुल संपत्ति में कमी, बी कुल संपत्ति में कोई बदलाव नहीं, ऑप्शन सी है कुल संपत्ति में वृद्धि और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी, कुल संपत्ति में कोई बदलाव नहीं। जैसे कि आप जानते हैं संपत्ति की जब नकद खरीद होगी तो हम किसकी एंट्री क्या बनाएंगे, असेट से अकाउंट हो जाएगा, असेट से अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा और टू कैश, यानी एक तरफ हमारा एसेट्स बढ़ रहा है और दूसरे तरफ हमारा कैश जो है वो घट रहा है। ठीक है, तो कैश घटेगा और एसेट्स बढ़ेगा तो दोनों एक दूसरे को प्रभावित नहीं करेंगे, यानी दोनों की जो बढ़ाव और घटाव है एक दूसरे को समायोजित कर लेंगे और उससे हमारी संपत्तियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन बी, कुल संपत्तियों में कोई बदलाव नहीं। क्वेश्चन नंबर 19, संयंत्र उधार में खरीदा, परचेज ऑफ प्लांट फॉर क्रेडिट। जब हम उधार संयंत्र खरीदेंगे
तो हम जानते हैं इसकी एंट्री क्या होती है। इसकी एंट्री हम लोग क्या बनाते हैं, एसेट संयंत्र खरीद रहे हैं तो हम यहाँ पे लिख देंगे मशीनरी अकाउंट डेबिट होता है टू, यानी जो देने वाला होता है यानी टू क्रेडिटर्स को हम डाल देते हैं क्रेडिटर्स। तो यहाँ प्रश्न जो हमारा कह रहा है, प्रश्न क्या है कि संयंत्र उधार में खरीदा तो क्या होगी, कुल संपत्ति में कमी होगी। पहला था ऑप्शन, ऑप्शन बी है कुल संपत्ति में कोई बदलाव नहीं, सी है कुल संपत्ति में वृद्धि, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो जब हम उधार संपत्ति खरीदते हैं तो उसमें हमारा जो क्या होगा, ऑप्शन सी वाला सही होगा, कुल संपत्ति में वृद्धि होगा और इसके साथ साथ हमारा कुल दायित्वों में भी वृद्धि होगा। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन सी जो है वो सही होगा, कुल संपत्ति में वृद्धि। यह खाता अप्रत्यक्ष रूप से किसी व्यक्ति या व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करता है। दिस अकाउंट इनडायरेक्टली रिप्रेजेंट ए पर्सन और पर्सन्स। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, प्रतिनिधि व्यक्तिगत खाता, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। जैसा कि हम लोग जानते हैं व्यक्तिगत खाता 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। 3 प्रकार हम लोग जानते हैं, स्वाभाविक व्यक्तिगत खाता, प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत खाता और कृत्रिम व्यक्तिगत खाता। तो 3 वाला होता है, 3 होता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो प्रतिनिधि व्यक्तिगत खाता हो जाएगा। 21वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा लेन देन वित्तीय प्रकृति का नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इज नॉट फाइनेंशियल कैरेक्टर। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन डी है, कर्मचारियों द्वारा हड़ताल करना, स्ट्राइक बाई एम्प्लॉयज़। यह जो है एक लेन देन की प्रवृत्ति नहीं रखता है। क्वेश्चन नंबर 22, मशीन खाता है, मशीन अकाउंट इज। तो आप जानते हैं मशीन खाता जो है वो किस अकाउंट से रिलेटेड है, वास्तविक खाते से, और यह जो है एक वास्तविक खाता है। और कौन से वास्तविक खाते के अंतर्गत इसको हम रखते हैं, ये वास्तविक खाते में मूर्त वास्तविक खाता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, वास्तविक खाता। 23वां प्रश्न है, 31 मार्च 2012 को 5 रुपये मूल्य के माल का विक्रय किए जाने के बाद उसके पास 8,000 का अंतिम स्टॉक बचा रहा। यह है एक घटना है, एक लेन देन है, एक लेन देन तथा साथ ही घटना, न तो एक लेन देन नहीं घटना। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, एक लेन देन, ए ट्रांजेक्शन। क्वेश्चन नंबर 24, नाम मात्र खाते में डेबिट शेष दर्शाता है। द डेबिट बैलेंस इन नॉमिनल अकाउंट शोज। तो हम लोग जानते हैं कि नाम मात्र खाते का जो नियम होता है, सभी प्रकार के खर्चों तथा हानियों को हम डेबिट करते हैं। तो ये जो डेबिट शेष दर्शाएगा वो क्या होगा, ऑप्शन ए, खर्च या एक्सपेंस। 25वां क्वेश्चन है, आहरण किस खाते के अंतर्गत आता है। ड्राइंग कम्स अंडर विच अकाउंट। तो हम लोग जानते ही हैं जो आहरण खाता होता है वो व्यक्तिगत खाता होता है, पर्सनल अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 26, पुस्तपालन की प्रारंभिक इकाई है। द बेसिक यूनिट ऑफ बुक कीपिंग इज। तो पुस्तपालन की जो प्रारंभिक इकाई है हम लोग जानते ही हैं कि रोजनामचा प्रविष्टि जो है पुस्तपालन की प्रारंभिक इकाई है। 27वां महत्वपूर्ण प्रश्न, माल की नकद खरीद दर्ज की जाती है। कैश परचेज ऑफ गुड्स इज रिकॉर्डेड इन। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है। आप जानते हैं कि जो क्रय पुस्तक है इसमें हम माल के उधार क्रय का लेखा करते हैं, विक्रय पुस्तक में माल के उधार विक्रय का, नकद पुस्तक में सभी नकदी लेन देन का हम लेखा करते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है कि माल की नकद खरीद दर्ज की जाएगी। तो माल की जो नकद खरीद होगी वो किस में होगी, नकद पुस्तक में यानी कैश बुक में। अगर उधार होता तो ऑप्शन से सही हो जाता, ऑप्शन ए। लेकिन यहाँ नकद पूछ रहा है तो नकद के लिए यहाँ हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, कैश बुक। 28वां प्रश्न, लेखांकन की मान्यताएं हैं। विनिमय, अवधि, माप की इकाई, उपरोक्त सभी। तो लेखांकन की जो मान्यताएं हैं वे ये सभी हैं, यानी ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव। 29वां प्रश्न है, डेबिट नोट कौन तैयार करता है। हु प्रिपेयर अ डेबिट नोट। आप जानते ही हैं कि जब क्रेता माल को वापस करता है तो वो डेबिट नोट तैयार करता है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रश्न में पूछ रहा है कि डेबिट नोट कौन तैयार करता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, क्रेता। क्रेडिट नोट जो होता है वो विक्रेता तैयार करता है। क्रेडिट नोट कौन तैयार करता है, वो विक्रेता। लेकिन यहाँ इस प्रश्न में क्या पूछ रहा है, डेबिट नोट कौन तैयार करता है। तो डेबिट नोट हमेशा जो है कि ए, क्रेता ही तैयार करता है। 30वां महत्वपूर्ण प्रश्न,
रोकड़ खाता हमेशा दिखाता है, कैश अकाउंट ऑलवेज शोज। जैसा कि हम जानते हैं कैश अकाउंट जो होता है हमेशा डेबिट शेष प्रदर्शित करता है, इसका क्रेडिट शेष कभी नहीं होता है, या जीरो हो सकता है लेकिन क्रेडिट नहीं हो सकता है। तो कैश अकाउंट का हमेशा डेबिट शेष ही होता है। 31वां प्रश्न, किस अवधारणा के अनुसार व्यवसाय के स्वामी को व्यवसाय का लेनदार माना जाता है? तो यह जो अवधारणा है वह है अस्तित्व की अवधारणा यानी एंटिटी कॉन्सेप्ट। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। 32वां प्रश्न, फर्नीचर का कारोबार करने वाला व्यापारी द्वारा खरीदा गया फर्नीचर उसके लिए माना जाएगा। क्या माना जाएगा? जैसा कि आप जानते हैं जो व्यक्ति जिस वस्तु में व्यापार करता है वह वस्तु उसके लिए माल कहलाती है। तो यहाँ पे जो है एक फर्नीचर का व्यापारी है, वो किस में व्यापार करता है? फर्नीचर में। तो फर्नीचर उसके लिए माल हो जाएगा। तो जब हम माल का खरीद करते हैं तो यह हमारे लिए क्या होता है? खरीद होता है, परचेज होता है, न कि संपत्ति। तो यहाँ फर्नीचर संपत्ति नहीं है, फर्नीचर एक माल है। तो जब हम माल को खरीदते हैं तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा? परचेज। तो ठीक है, यहाँ पे परचेज माना जाएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। 33वां प्रश्न, संपत्तियों की खरीद के लिए क्रेडिट होगा। फॉर परचेज फॉर प्रॉपर्टीज क्रेडिट विल बी। तो जब हम किसी संपत्ति की खरीद करते हैं तो उसकी एंट्री क्या होती है? आप जानते ही हैं, हम करते हैं इसको असेट्स अकाउंट हो जाता है डेबिट। ठीक है, असेट्स अकाउंट डेबिट टू क्या होता है? यदि हमने कैश लिया तो कैश, और यदि हमने उधार लिया तो टू क्रेडिटर्स। ठीक है, तो यहाँ पूछ रहा है संपत्तियों की खरीद के लिए क्रेडिट होगा। तो क्रेडिट क्या होगा? टू कैश होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन जो सी है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, रोकड़ खाते के लिए टू कैश अकाउंट। 34वां प्रश्न है, माल की बिक्री के लिए क्रेडिट होगा। तो जब हम माल की बिक्री करते हैं तो उसकी एंट्री क्या बनाते हैं? कैश। यदि हमने नकद माल बेचा तो क्या हो जाए? कैश अकाउंट डेबिट और टू सेल्स, यही बनाते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। यदि हमने माल उधार खरीदा तो लिख देंगे, क्या लिखते हैं? जिसको हमने उधार दिया उसको डेबिट करेंगे और टू सेल्स। तो यहाँ प्रश्न में पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि माल की बिक्री के लिए क्रेडिट होगा। तो माल की बिक्री के लिए जैसा कि हमने जर्नल एंट्री बना करके देख लिया, बी वाला ऑप्शन सही होगा, विक्रय खाता के लिए यानी टू सेल्स अकाउंट। 35वां प्रश्न, मूल प्रलेख के अंतर्गत आते हैं अंडर सोर्स डॉक्यूमेंट्स कम्स। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो रसीद भी आते हैं, बीजक एवं बिल भी आते हैं, जमा की पर्ची। तो यानी जो इस प्रश्न का सही और सटीक उत्तर होगा वो होगा ये सभी, ऑल ऑफ दिस। 36वां प्रश्न है, तलपट है, अ ट्रायल बैलेंस इज अ व्यक्तिगत खाता, शेषों की सूची, वास्तविक खाता। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं तलपट जो है न कि एक खाता न होकर के क्या है? एक खातों के शेषों की सूची है। तो ये जो हमारा ऑप्शन सी है, शेड्यूल ऑफ बैलेंस, ये वाला जो ऑप्शन है ये सही आंसर है। 37वां प्रश्न है, क्रेता के द्वारा माल वापसी पर भेजी जाने वाली चिट्ठी को कहते हैं ए नोट सेंट बाई बायर ऑन रिटर्न ऑफ गुड्स इज कॉल्ड। तो हम लोग जानते ही हैं जब क्रेता माल वापसी का कोई नोट भेजता है तो उसको हम लोग डेबिट नोट बोलते हैं, यानी कि नाम पत्र। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, नाम पत्र या डेबिट नोट। 38वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तलपट के आधार पर तैयार किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ ट्रायल बैलेंस। तो हम लोग जानते ही हैं रोजनामचा जो है तलपट बनाने के पहले बनाया जाता है, खाता बही तलपट बनाने के पहले बनता है, और रोजनामचा और तलपट के आधार रोजनामचा और खाता बही के आधार पर ही तलपट बनाया जाता है। ठीक है, तो प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तलपट के आधार पर बनाया जाता है? रोजनामचा और खाता बही के बाद तलपट बनाने हैं, और तलपट बनाने के बाद हम अंतिम खाते बनाते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन सी, अंतिम खाते यानी फाइनल अकाउंट। तलपट के आधार पर हम अंतिम खाते बनाते हैं। 39वां प्रश्न है, एक व्यवसाय की पूंजी 75,000 रुपये है और दायित्व 25,000 है, तो व्यवसाय की कुल परिसंपत्तियां होगी। जो लेखांकन समीकरण है इससे पहले वाले में भी एक में आया हुआ था, हम लोग जानते ही हैं लेखांकन समीकरण क्या है, उसको देखते हैं। लेखांकन समीकरण हमारा है कि असेट्स बराबर क्या होता है? लायबिलिटी प्लस कैपिटल। ठीक है, या कैपिटल प्लस लायबिलिटी। तो यहाँ पर जो दिया हुआ है कैपिटल दिया हुआ है और लायबिलिटी दिया हुआ है, तो हम दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा एसेट्स निकल जाएगा। तो यानी 75,000 और 25,000 दोनों को जोड़ देंगे तो 1 लाख रुपए आ जाएगा।
तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, 1,00,000 रुपए। तो 39वां प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, 1,00,000 रुपए। क्वेश्चन लास्ट, तलपट के दोनों पक्षों में मिलान नहीं होता है तब कौन सा खाता खोला जाता है? इफ द टू साइड्स ऑफ ट्रायल बैलेंस डू नॉट टैली विच अकाउंट्स इज ओपनड। तो हम जानते हैं कि जब हमारा तलपट का बैलेंस नहीं मिलता है तो हम एक खाता खोलते हैं जिसे हम उचंत खाता या उचंती खाता या सस्पेंस अकाउंट ऐसे नामों से जानते हैं। तो ये हमारा जो 40वां प्रश्न है उसका सही उत्तर हो जाएगा उचंत खाता या सस्पेंस अकाउंट। तो इस प्रकार से हम लोगों ने बारी बारी से जैक बोर्ड द्वारा बनाए गए मॉडल सेट 2 का सभी प्रश्नों का हल देख लिया। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कॉमर्स से संबंधित जुड़े हुए नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबाएं।